नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम जो एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक है उसका जो टॉपिक है हाई कोर्ट, उसको कवर कर रहे थे। अब जो है इसके मतलब जो पहली वीडियो थी उसमें हमने जो गठन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, कैसे जजों को अपॉइंट किया जाता है और कैसे उनको हटाया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन एक रिक्वायरमेंट होती है इसकी जज बनने के लिए, और एक्टिव चीफ जस्टिस क्या होते हैं, एडिशनल चीफ जस्टिस, इन सभी के बीच में डिफरेंसेस वगैरह हमने कवर किया था। और जो इंडिपेंडेंसी की बात करें कि इंडिपेंडेंसी ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंसी, उनकी निष्पक्षता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने शायद नहीं, ये जो टॉपिक था इंडिपेंडेंसी ऑफ द हाई कोर्ट्स, ये रह गया था। और जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी निष्पक्षता। तो देखो, अगर न्यायालय है, अगर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी प्रॉपर तरीके से कब वर्क करेगी, जब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो अपने डिसीजंस को लेने में, तभी तो वो एक इफेक्टिवली अपने जजमेंट वगैरह वो दे सकेगी और अपना काम कर सकेगी। तो इंडिपेंडेंसी जो है ऑफ द हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंसी ऑफ द हाई कोर्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू, यानी कि जो जुडिशरी को वर्क दिया गया है उसको काम करने के लिए, पूरी प्रभावित रूप से काम करने के लिए उसकी स्वतंत्रता उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कि जो बाहरी एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी तरीके का उस पर दबाव ना बनाए। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हाई कोर्ट की निष्पक्षता के बारे में बात करता है। तो इससे संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे अगर हम समझें तो पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि कैबिनेट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो कैबिनेट जो होती है उसके उससे डिसीजन, मतलब उसके द्वारा जो भी सलाह ली जाती है उसके बाद ही वो अपना कोई काम करता है। तो इन कंसल्टेशन, और दूसरी बात, प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं तो किससे कंसल्ट करते हैं, जुडिशरी से। जुडिशरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो ये जो प्रोविज़न है वो क्या करता है कि जो डिस्क्रिशन है, जो एक तरीके कैसे हैं डिस्क्रिशन है एग्जीक्यूटिव का, उसको कम कर देता है, ताकि जजों की जो नियुक्ति है बिल्कुल न्यूट्रल हो सके बिना किसी राजनीतिक दबाव के। तो जो अपॉइंटमेंट है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बताता है कि उनकी जो नियुक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र जरूरी है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका जो कामकाज है उसकी उन्हें सुरक्षा दी जाती है। यानी कि कोई भी जो जज है उसको हटाया किसके द्वारा जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन कब हटाया जाएगा, ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन ग्राउंड्स, जो जो आधार दिए हुए हैं उन्हीं आधारों पर उसे हटाया जा सकता है। अन्यथा प्रेसिडेंट जो है वो अपनी तरफ से नहीं हटा सकते। और हटाने की बात भी करें तो हम, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, उनको अपॉइंटमेंट तो किसके द्वारा किया था, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब जब पार्लियामेंट उस संबंध में उसके अगेंस्ट कोई भी एक मोशन वगैरह, इम्पीचमेंट जो वगैरह है, इम्पीचमेंट का मोशन पास कर देती है, तभी उन्हें हटाया जाता है। तीसरा है फिक्स सर्विस कंडीशंस, जो कंडीशंस वगैरह, शर्तें वगैरह होती हैं जो हाई कोर्ट के जज को बनने की, वही फिक्स होती हैं। यानी कि जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, छुट्टियाँ होती हैं, पेंशन है, एक जज की, हाई कोर्ट के जज की, वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल, ऑल्दो इट इज़ राइट कि वो जो हाई कोर्ट्स के जज कहाँ पर वर्क करते हैं, स्टेट में रहकर, लेकिन इनकी जो सैलरीज वगैरह है वो कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट। तो अब इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनकी जो सैलरीज होती है उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको कम नहीं किया जा सकता, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कंट्री में लगी हुई है तभी इनकी सैलरीज वगैरह उनमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, अन्यथा इनकी चेंजेस जो है वो नहीं किया जा सकता है। चौथा है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जो संक्षिप्त निधि होती है जिसमें जो पैसा जमा होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में हमने टॉपिक जो था, जब पार्लियामेंट कवर किया था तो मैंने उसमें बढ़िया तरीके से इन तीनों को समझाया, तीनों अकाउंट को समझाया है। तो इनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेस हैं जजों के, ठीक है, पेंशन्स होती है स्टाफ की, और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं जो भी हाई कोर्ट्स के, वो सब कहाँ से दिए जाते हैं, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे दिए जाते हैं। इसीलिए ये एक नॉन वोटेबल होता है, यानी कि ये राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें ये वोट नहीं देते हैं। अब देखो, इनकी सैलरीज अलाउंसेस तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, लेकिन जो पेंशन्स होती है हाई कोर्ट के जजों की, वो कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो संक्षिप्त निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उससे इनका पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पेंशन तो
सेंटर के द्वारा दी जाती है, लेकिन जो सैलरीज होती हैं जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं, वो सब स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती हैं। पांचवा पॉइंट जो इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है वो ये कहा जाता है कि कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, यानी कि जजों का जो भी व्यवहार है, जिस तरीके से वो अपनी प्रक्रिया चला रहे हैं हाई कोर्ट में, अपने डिसीजन अपने रूलिंग्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनका जो भी रूलिंग्स है वो ना ही तो स्टेट के लेजिस्लेचर्स में और ना ही तो पार्लियामेंट में उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एक्सेप्ट व्हेन एन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब कभी भी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन अगर लाया जा रहा है, तब तो जज के जो भी कंडक्ट है, भाई किस ग्राउंड पे उसको हटाया जा रहा है, किस ग्राउंड पे उसके अगेंस्ट ये मोशन लाया जा रहा है, तब वो डिस्कस किया जाता है। अन्यथा किसी भी समय किसी भी तरीके से उनका जो कंडक्ट है, जजों का व्यवहार जो भी है, रूलिंग्स वगैरह जो भी काम कर रहा है, उस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करता है कि बैन ऑन प्रैक्टिस एंड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो प्रैक्टिस है उस पर पूरी तरीके से बैन किया जाता है। फोर्थ सेवंथ है पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट, यदि कोई भी न्यायालय की अवमानना करता है, कंटेम्प्ट उसकी कंटेम्प्ट करता है, तो उसको पनिश करने की जो पावर है वो किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। और एंड कहना है दस इट्स एक्शन एंड डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड अपोज बाई एनीबडी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी न्यायालय के डिसीजंस होते हैं, जो भी उन्होंने कोई स्टेप उठाया है, उसको वो ना ही तो उसका विरोध करेगा, ना ही उनकी आलोचना करेगा। और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर एक न्यायालय की मान मर्यादा सम्मान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय की अगेंस्ट कोई बोलता है या उसकी अवमानना करता है, तो उसको दंडित किया जाए। नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है वो बताता है कि फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी कि अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की आज़ादी है। और ये किसे, हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो बिना किसी बाहरी दखल अंदाज के अपने यहाँ का जो स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बाहरी जो राजनीतिक दबाव उन पर ना रहे, इसीलिए जो पूरा स्टाफ होता है वो बिल्कुल न्यूट्रली काम करता है बिना किसी दबाव के। इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, यानी कि जो भी एक पावर दी गई है हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, किसी को भी, तो उनकी जो ज्यूरिडिक्शन है उसको कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट इन अदर एस्पेक्ट द ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि उसमें कुछ भी अगर बदलाव करना है तो कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट का लेजिस्लेचर, यानी दोनों ही मिलकर उसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट बताता है भाई इसके इंडिपेंडेंस के बारे में, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि कैसे इसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। अब आपको ये बताना है ये डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने की बात करता है। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने की बात करता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके पास पावर नहीं है कि वो जुडिशियल पावर का यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये एक 10 पॉइंट्स थे जो बात करते हैं कि हमारे यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दखल अंदाज के एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसली वो वर्क करेगा, और ये एक ज़रूरी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है, वो इसका जो न्यायिक क्षेत्र है और क्या क्या शक्तियाँ हैं वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी एक स्टेट में एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जुडिशरी की, और जिसके पास एक बहुत ज़्यादा पावर उसे दी गई है। ठीक है, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ अपील का स्टेट में, यानी कि राज्य में सबसे एक हाईएस्ट कोर्ट है, यहाँ पर अपील की जाती है। साथ ही साथ ये फंडामेंटल के प्रोटेक्टर भी है, फंडामेंटल जो राइट्स है उसका प्रोटेक्टर भी है हाई कोर्ट। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको पावर दी गई है कि जब कभी भी संविधान का इंटरप्रेट की बात करता है तो उस चीज़ पर भी ये डिस्कशन कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी डिटेल प्रोविजंस नहीं दिए हैं हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में, सिर्फ इट इज़ ओनली ले डाउन दैट द ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट आर टू बी इन द सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ है उससे पहले जो जितनी पावर हाई कोर्ट के पास थी वही सब पावर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिटेल में पावर नहीं बताई गई है, जो बताया गया कि आज़ादी से पहले जो पावर थी वही पावर हाई कोर्ट के पास अभी भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके अलावा एक अलग से एडिशन किया गया इसी पावर में,
कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर्स, यानी कि रेवेन्यू मैटर्स पर भी हाई कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन दिया गया कि इस पर भी वो सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और ऐसा पहले के मामले में नहीं था, यानी कि संविधान लागू जो हुआ है उससे पहले हाई कोर्ट के पास ये रेवेन्यू मैटर्स के संबंध में ज्यूरिडिक्शन की पावर नहीं थी, जो कि अब है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कन्फर्स सम मोर एडिशनल पावर्स ऑन द हाई कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और पावर दी गई है, जैसे रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट जारी करने की पावर दी गई है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, कंसल्टेटिव पावर एटसेट्रा इत्यादि जो पावर्स हैं वो अब दी गई हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है और उसकी शक्तियाँ हैं, दोनों के बारे में जो है वो चेंजेस वगैरह कोई भी स्टेप ले सकते हैं, उनमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो इनके ग्राउंड पर करेंगे कि हाई कोर्ट की जो है वो 7 ग्राउंड में बाँट रखा है इनको, इस सातों ग्राउंड पर क्या-क्या पावर्स हैं, क्या-क्या उसका वो ज्यूरिडिक्शन की एरिया है। तो पहले नंबर का है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट है टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि पहले इंस्टेंस में ही सुनेगा, ना कि पहले हम अपील करें, उस अपील को यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तब सुनवाई हो। यानी कि जिस व्यक्ति को, अब वो देखेंगे किन-किन मैटर्स पर ये फर्स्ट इंस्टेंस जो है चालू होती है। तो जैसे मैटर ऑफ एडमेरली एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि अगर न्यायालय की अवमानना के संबंध में यदि कोई भी मामला है तो इस पर हाई कोर्ट जो है वो सीधे तौर पर पहले ही क्षण में उसकी सुनवाई करते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि कोई भी डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है किससे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं या सांसदीय के जो भी इलेक्शंस होते हैं उससे संबंधित यदि कोई भी मामला है तब भी वो पहले इंस्टेंस में सुनवाई करता है, ठीक है। तीसरा है रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर, जो कि अभी हमने देखा था कि जो आज़ादी से पहले का इनके पास राइट नहीं था, लेकिन अब जो है रेवेन्यू मैटर में भी हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले स्टेज में, मतलब बिना किसी अपील की सुनवाई करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनको उनका उल्लंघन अगर हुआ है तो उनको लागू करने के लिए, लागू करवाने के लिए वो व्यक्ति डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है। या सबऑर्डिनेट केस, कोर्ट के संबंध में कोई भी केस है, यानी कि केस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल, यानी कि यदि संविधान के इंटरप्रिटेशन से संबंधित यदि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस आता है तो वो उनसे ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ है द फोर हाई कोर्ट्स, कलकत्ता, बॉम्बई, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शंस इन केस ऑफ अ हायर वैल्यूज, यानी कि सिविल ज्यूरिडिक्शन के मामले में या जिनकी वैल्यू जो है अगर मोटी है, मतलब मोटी तो कह रहे हैं कि 10-20 करोड़ जिसकी वैल्यू है, तो उन केसेस में क्या है कि ये 4 हाई कोर्ट्स हैं, कौन कौन से, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट हैं। इनमें सिविल ज्यूरिडिक्शन दी सकती है, मतलब आप सीधे तौर पर जो हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर 1973 द कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास हाई कोर्ट also had original criminal jurisdictions. This is fully abolished by the CRPC 1973, यानी कि जब CRPC लागू किया गया था 1973 में, इससे पहले ये 4 कोर्ट जो अभी हमने ऊपर कवर किए थे, इन्हीं 4 कोर्ट, 3 कोर्टों के पास, यानी कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और दिल्ली नहीं, सब मद्रास है, इन 3 कोर्ट्स के पास एक क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में, मीन जो आपराधिक मामले होते हैं, जैसे मर्डर हो गया किसी की या फिरौती वगैरह है या रेप, ये इससे संबंधित जो भी मामले हैं उनमें भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर थी कोर्ट में। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिट ज्यूरिडिक्शन, यानी रिट जारी की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 226 किसी को बताता है कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 32 किसके बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 226 यानी 226 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हाई कोर्ट को कि वो इशू कर सकते हैं क्या, रिट। और रिट कितने टाइप की होती हैं, 5। ये कौन कौन सी, हेबिस कॉर्पस, मंडमस, सेरियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वे वारंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड फॉर अदर पर्पसेस, यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए 5 रिट इशू की जाती हैं और अन्य पर्पस के लिए भी रिट इशू किया जाती हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड है एनी अदर पर्पस, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि द एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स होते हैं उनको लागू करने के लिए भी रिट इशू की जा सकती है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड इट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई भी घटना उस न्यायालय के एक न्यायिक क्षेत्र में घटी है,
चाहे वो व्यक्ति उस दूसरे राज्य का रहने वाला हो, तब भी उसके अगेंस्ट जो है रेट इजारा इशू की जा सकती है। ये पावर जो है वो हाई कोर्ट को दी गई है। अब जो रेट ज्यूरिडिक्शन है किसी भी हाई कोर्ट का अंडर अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट एक्सक्लूसिव, यानी कि केवल एक्सक्लूसिव बट कॉन्करेंट विद द रेट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि ये जो रेट इशू की जाती है तो ऐसा नहीं है केवल हाई कोर्ट के पास ही पावर है रेट जारी करने की, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल नंबर 32 में, यानी कि दोनों ही जो कोर्ट्स हैं वो रेट इशू कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं एक सिटीजन के अगर वायलेट होते हैं तो एग्री पार्टी जो सहमत पार्टी है जिस पार्टी के मौलिक अधिकारों को उसे एंजॉय करने से रोका गया है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो हाई कोर्ट चले जाए ठीक है डायरेक्ट, या वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन जब रेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वाइडर देन में यहाँ कहा है कि जो रेट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, यानी कि जो रेट इशू करने का जो क्षेत्र है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करता है रेट केवल और केवल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ही केवल इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि अभी हमने क्या देखा, हाई कोर्ट किसी अन्य पर्पज़ के लिए भी रेट इशू कर सकता है। तो यहाँ पर रेट जारी करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। नेक्स्ट है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि अभी हमने देखा था कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट क्या है, एक प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि हाई कोर्ट में अपील की जाती है। और अपील किसके अगेंस्ट की जाती है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कोई भी रूलिंग्स है उसके अगेंस्ट जो है वो अपील की जाती है कहाँ, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो अपील की जाती है वो दोनों ही मामलों में की जा सकती हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है। सिविल मैटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली अपील तो क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट वगैरह की जाती है अपील। दूसरा अपील्स में फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट लाइट टू द हाई कोर्ट इन द केस इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ द लॉ ओनली, यानी कि जब कभी भी तथ्य पर यदि लॉ पर कोई क्वेश्चन उठता है तब भी उसके अगेंस्ट जो अपील कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट में। तीसरा है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के हाई कोर्ट, इनके पास पावर है इंट्रा कोर्ट अपील की, ठीक है। जब कभी भी एक सिंगल जज होता है एक हाई कोर्ट का डिसाइड करता है किसी भी केस का, ठीक है, तो एक अपील फ्रॉम सच अ डिसीजन लाइट टू द डिवीजन बेंच, यानी कि डिवीजन बेंच की बात करें जहाँ एक से ज़्यादा जज एक साथ बैठकर किसी भी केस की सुनवाई करते हैं। तो इन तीन केसेस में जो सिंगल बेंच जो होती है उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स लाइट टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्रिमिनल मैटर्स में भी अपील की जा सकती है, ठीक है। अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाइट टू द हाई कोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट जो सत्र न्यायालय जो होते हैं उनके अगेंस्ट भी जो है अपील की जाती है, और कहाँ पर, हाई कोर्ट में। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हेयर दैट a death sentence, popularly known as capital punishment, awarded by the session court or an additional session court, should be confirmed by the high court before it can be executed, यानी कि जब कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा किसी भी पर्सन को अगर मृत्यु की सज़ा सुनाई गई है, डेथ सेंटेंस पनिशमेंट की सज़ा सुनाई गई है, तो उसके अगेंस्ट भी, यानी कि इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अगर हाई कोर्ट जब तक कन्फर्मेशन नहीं करेगा उसकी डिसीजन को, तब तक वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी अपील भी पर्सन कौन कहाँ कर सकता है, हाई कोर्ट में। कुछ केसेस में स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड अदर मजिस्ट्रेट राइट टू दी हाई कोर्ट। इसमें फिर से अगेन वही बताया गया कि जिन शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन, यानी कि जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि कोई भी अपनी रूलिंग्स वगैरह दी गई या निर्णय दिया गया तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो अपील की जा सकती है, और कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट में। फोर्थ पॉइंट है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी कि सुपरवाइजर को नाम से क्लियर है कि ये एक वो क्षेत्र है या एक वो पावर है हाई कोर्ट की जहाँ वो उस राज्य के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, उनकी निगरानी करता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह सकता है, कॉल फॉर द रिटर्न फ्रॉम देम, मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फ्रॉम रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ देम, यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं कैसे उसमें प्रैक्टिस की जाएगी, कैसे प्रोसीडिंग्स वगैरह चालू की जाएगी, जो रूल्स वगैरह बनाने होते हैं वो सब कौन बनाता है, हाई कोर्ट। प्रेस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बाई देम, कि उन्हें ये निर्देश दे सकता है किस तरीके से जो भी उनके यहाँ के जो भी डिसीजन हैं उनको वो अपनी एक कॉपी में मेंटेन करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है।
नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब कैसे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है कंट्रोल करता है। इन एडिशन टू इट्स अपील जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज मेंशन एबव, एक हाई कोर्ट हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अदर पावर्स ओवर देम। ठीक है, क्या क्या होती है, जैसे इट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको अपॉइंट करता कौन है, गवर्नर। लेकिन गवर्नर किससे कंसल्ट करता है, हाई कोर्ट से। दूसरा है इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग प्रमोशन एंड ग्रांट ऑफ लीव ट्रांसफर, यदि किसी भी जज का ट्रांसफ़र करना है, छुट्टी देनी है, पोस्टिंग वगैरह उसे अपॉइंट करना है, तो इस संबंध में भी वो कंट्रोल कौन करता है, हाई कोर्ट। अगर कोई भी केस पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो इफ़ इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यदि और उस केस में कोई एक लॉ पर क्वेश्चन उठता है, तो लॉ का मतलब क्या है कि यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, तो ऐसे में वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनसे कह सकता है कि वो जो केस है वो उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, its law is binding on all subordinate courts functioning within its territorial jurisdiction in the same sense as the law described by the Supreme Court is binding on the all courts in India। यानी कि इसमें कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक निर्णय होता है जो पूरे भारत पर लागू होता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट का उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब उस राज्य में जो भी उसका जो निर्णय होगा वो लागू किया जाएगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसमें बताएगा, शायद आर्टिकल नंबर 129 जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो जजमेंट है, प्रोसीडिंग्स है एंड एक्ट है ऑफ द हाई कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। दिस रिकॉर्ड आर एडमिटेड टू बी एविडेंटली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन द प्रोड्यूस बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। यानी कि कहा गया है कि जो भी कोई हाई कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया गया है उसको एक रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और इस रिकॉर्ड का यूज़ कब किया है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके रूलिंग्स के दौरान जो भी ऊपरी अदालत ने यानी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उसको एक रेफरेंस के तौर पर उसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा है इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद फाइन और विद बोथ। यानी कि जो कोर्ट के पास एक पावर है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस न्यायालय की अवमानना करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो वो उसको सज़ा सुना सकता है, और ये सज़ा जो है दोनों तरीके की हो सकती है, सादा भी हो सकती है और विद फाइन भी हो सकती है। अब ये जो वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यानी कि ये एक्ट 1971 में बनाया गया था, तब इसमें बताया गया है कि कंटेम्प्ट का मतलब क्या है। तो कंटेम्प्ट जो है वो दो तरीके का होता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल का मतलब होता है कि आप जानबूझकर डिसओबे कर रहे हैं, मतलब क्या है कि जो कोई भी जजमेंट है, एक ऑर्डर है, रिट है, या जो अन्य प्रोसेस है हमारे कोर्ट्स की, उसको जानबूझकर उसका आप असम्मान कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिविल कंटेम्प्ट है, उसका उल्लंघन करें। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि प्रकाशित करना। प्रकाशित क्या करना कि कोई भी मैटर से, मैटर किससे जुड़ा हुआ है, जिस ऐसा मैटर जो कि न्यायालय की जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, उसकी इमेज है, उसको कम करता हो, ऐसा प्रकाशन करना। दूसरा, या उसकी प्रोसीडिंग्स जो होती है, उसकी जो कार्रवाई होती है, उसमें कुछ दखल अंदाजी की जा सके, ऐसा कोई मैटर है, आप उसको अगर पब्लिश करते हो। तीसरा है इंटरफेयर और एब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, यानी कि जो जस्टिस है उसके प्रशासन में किसी भी तरीके की बाधा डालना, यानी कि न्यायालय की जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डालना। इन तीन चीज़ों से संबंधित यदि कोई भी चीज़ प्रकाशित की जाती है, पब्लिकेशन की जाती है, तो ये माना जाएगा कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। हाउएवर इनोसेंट पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट, कंटेम्प्ट एंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी डू नॉट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। यानी कि इसमें वो कह रहे हैं ये कि यदि आप कोई ऐसी चीज़ प्रकाशित करते हो बिल्कुल ठीक ठाक है, या जो भी सही रिपोर्टिंग करी जा रही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो न्यायालय की जो कार्रवाई है उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट अगर आप तैयार प्रकाशित करते हैं, तो ऐसा इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाए, उसकी कैटेगरी में ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, सातवां है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो न्यायालय की जो समीक्षा करने की पावर है उसके बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू जो है एक पावर है हाई कोर्ट की टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि केंद्र और राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूटिव एक्शन ली गई है उसकी जो संवैधानिकता जांचने के लिए वो किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। एंड इफ यदि और उनको उल्लंघन पाया जाता है, यानी कि
जब कभी भी वो वायलेट कर रहे हों या कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दे कैन डिक्लेयर एज इलीगल, यानी कि उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो द फेरास जो है फ्रेज जो है जुडिशियल रिव्यू कहीं भी यूज नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 13 और 226 यही बताते हैं जो पावर है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप कह सकते हो कि जो कोर्ट्स जुडिशरी जो है जब कभी भी रिव्यू करती है, रिव्यू क्या करती है, जो एग्जीक्यूटिव की एक्शंस है उनको, या विधायिका जो कार्य विधायिका के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया है वो कितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, उसको चेक करने के लिए दो आर्टिकल आर्टिकल 13 और 226 बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन ए हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स, यानी कि 3 ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जाता है। कब? या तो वो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्ट जो 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। यदि वो कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है जो मौलिक अधिकारों को रोकती हो, तब जो है उसको चैलेंज किया सकता है। दूसरा है आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच एज फ्रेम, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर नहीं है वो रूल्स बनाने की, लेकिन वो फिर भी एक ऐसा रूल्स बनाती है, तब उसकी रिव्यू की जाती है और ऐसे में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। इट इज़ रेप्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या वो हमारे संवैधानिक जो प्रावधान है उनके अगेंस्ट है, उसको मेल नहीं खाता हो तब। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976, ये हमारी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट की, इसको कर्टेल कम कर देता है। ये हाई कोर्ट को द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ, हाउएवर दिस, यानी कि यह इस पे कहा गया था कि 1976 में जो 42वां अमेंडमेंट किया गया था, ये क्या है कि हाई कोर्ट को बैन कर देता है कि हाई कोर्ट जो है कभी भी अगर सेंटर के द्वारा कोई भी अगर एक लॉ बनाया जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी संवैधानिकता जांच नहीं कर सकता। मतलब कि हाई कोर्ट को सेंटर के लॉ से अलग रखा गया था, लेकिन अगेन 1977 में हाई कोर्ट को अगेन पावर दे दी गई कि अब वो अगेन जो पहले उसके पास पावर थी कि सेंटर के द्वारा भी यदि कोई कानून बनाया गया है तो वो उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अब नीचे कुछ हाई कोर्ट्स हैं और उनको कब कब एस्टेब्लिश किया है, ये हमने पहले ही एक वीडियो में मैंने जो बनाई थी इस पर, उसमें कवर किया कि कौन सा जो हाई कोर्ट है कब बनाया गया था और उसकी कहाँ पर जो बेंच है। ठीक है, जिस किसी ने नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने जो 25 हाई कोर्ट थे उनमें कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है जो हमारा पूरा कवर होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।